एवरीवन, वेलकम टू द मेड मैकेनिक्स। आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे एंड विल ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस लेवल, ताकि तुमको सब कुछ समझ में आए। एंड विल आल्सो रीड एनसीईआरटी एट दैट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, मैं ट्राई करूंगा तुमको अच्छे से समझ में आए एंड हम थोड़ा अलग तरीके से स्टार्ट करेंगे। हम ना पहले 4 हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स जो मेनली है, वैसे होते तो ज़्यादा ही हैं, पर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनली इन 4 के बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। जो पहला है वो तो है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकंड इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। थर्ड इज एस्ट्रोजन एंड फोर्थ इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। सबसे पहले हम एफएसएच पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एफएसएच को स्टार्ट करने से पहले ना हम एक ओवरव्यू लेते हैं। चलो, तुमको पता है ना, एक फॉलिकल होता है जो कि फर्दर डिवाइड करता है और इसके चारों तरफ एक लेयर बनती है ना। ये लेयर फर्दर डिवाइड करती है, जो कि फिर 2 लेयर्स में डिवाइड कर जाती है, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। इनर लेयर जो है वो थीका सेल्स की होती है और जो आउटर लेयर होती है वो ग्रेनुलोसा सेल्स की होती है। और इसके बाद इसके और फर्दर स्टेजेस आती हैं, जिसके अंदर ग्राफिन फॉलिकल, और सॉरी, सबसे पहले तो ये तो सेकेंडरी फॉलिकल बना ना। इसके बाद हमको बनता है ग्राफिन फॉलिकल, देन मैच्योर फॉलिकल, कैविटीज बनती है, एंट्रम वगैरह, फलाना फलाना, है ना। तो ये सब ना गैमेटोजेनेसिस की बात है। अगर तुमको ये सब पढ़ना है तो गैमेटोजेनेसिस के बारे में बता देना, उसकी वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है ना, इनके ऊपर ये एफएसएच काम करता है। ये कैसे काम करता है देखो। हाँ, ये पुराना लिखा हुआ है, देखो। ये जो एफएसएच है ना, ये क्या करेगा, ये एक्ट करेगा ग्रेनुलोसा सेल्स पे। ग्रेनुलोसा सेल्स को मैं लिख रहा हूँ जीएस या जी सी से भी समझ जाना, ठीक है। ग्रेनुलोसा सेल्स ये एक्ट करेगा इस पे और ये रिलीज करेंगी एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, ठीक है। अब एस्ट्रोजन का क्या काम है? एस्ट्रोजन करता है मेनली प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्री, मतलब कि जो हमारी एंडोमेट्रियम है, इसको ये बिल्ड करने का काम करता है, ठीक है। देखो, और सेकंड क्या है? एलएच। एलएच पे कैसे काम करेगा एस्ट्रोजन, देखो बताता हूँ। एलएच पे ना 2 तरीके से काम कर सकता है एस्ट्रोजन, ठीक है। एक तो पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली, मतलब एक पॉजिटिव फीडबैक और एक होगा हमारा नेगेटिव फीडबैक। हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, नेगेटिव फीडबैक कब देता है? नॉर्मली ना नेगेटिव फीडबैक ही देता है। मतलब जैसे अगर एलएच बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक ना कोई सेफ्टी अमाउंट तो होगी ना इसकी, कि इससे इस कंसंट्रेशन के ऊपर नहीं जाना इसको, ठीक है। तो मान लो अगर वो कंसंट्रेशन इसकी रीच हो गई तो एस्ट्रोजन आएगा और कहेगा भाई थम जा। कितना ही बढ़ेगा, अब तो तेरे को रुकना पड़ेगा ना, तो एस्ट्रोजन इसको नेगेटिव फीडबैक देगा, एक ब्रेक लगा देगा और एलएच की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, ओके। अब हम आते हैं पॉजिटिव फीडबैक पे। पॉजिटिव फीडबैक ना कब देता है एस्ट्रोजन? मान लो एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, 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 ठीक है। क्योंकि देखो, हमारे जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, जो जीवित सेल्स हमारे, वो एस्ट्रोजन तो रिलीज कर ही रहे हैं लगातार, है ना, साथ के साथ। तो एस्ट्रोजन की ना एक पीक है, उस पीक पे क्या होगा, ये एलएच को ना एक पॉजिटिव फीडबैक देना शुरू कर देगा एस्ट्रोजन, ठीक है। और इस पीक पे ना अचानक से क्या होगा, जब ये मैं एल, चलो कलर चेंज करते हैं। ये मान लो एस्ट्रोजन है और ये जो रेड पेन से ये एलएच है। तो ये जब ये पीक आई ना, तब अचानक से क्या होगा कि एलएच ना एकदम से फट छत फाड़ के बाहर निकल जाए, जिसको हम एक अचानक से ये एलएच के अंदर इंक्रीज आया, ठीक है। ये पॉजिटिव फीडबैक की वजह से है। ये जो सडन इंक्रीज आता है ना, ये 2 और 3 अलग अलग फैक्टर्स की वजह से भी आता है। जब ये सब मिल जाता है ना, तो इसको हम एलएच सर्ज कहते हैं। दिस सडन इंक्रीज इन एलएच लेवल्स इज कॉल्ड एज एलएच सर्ज। इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे, अभी अभी तो नहीं, क्योंकि ना इसके अभी 2-3 हॉर्मोन्स रहते हैं जो इसके अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन बस एक पार्ट है उसका जो इसको हेल्प कर रहा है एलएच सर्च करने, ठीक है।
अ, हाँ, तो मैंने तुमको ना ये बात बतानी भूल गई, जो नर्ड्स हैं वो याद कर सकते हैं। जो एस्ट्रोजन है ना, जब इसका लेवल मोर देन 200 पिकोग्राम्स हो फॉर 48 आवर्स, तब ये पॉजिटिव फील करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन जब बहुत ज्यादा है, ये ना ये जो कंसंट्रेशन है 200 पिकोग्राम की, ये ज्यादा कंसंट्रेशन है। ठीक है, मोर देन 200 पिकोग्राम्स। अब तीसरा फंक्शन इसका क्या है? ये नेगेटिव फीडबैक देगा एफएसएच को भी। जैसे, क्योंकि एफएसएच भी इंक्रीज कर रहा है, एफएसएच इंक्रीज कर रहा है, ये जीएसएल पे एक्ट कर रहा है, जीएसएल एस्ट्रोजन इंक्रीज कर रहा है। अब एस्ट्रोजन की कभी ना कभी तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना, इतनी कि ये भी सेफ्टी लेवल्स ऊपर चला जाएगा। तो जब ये सेफ्टी लेवल्स ऊपर चला जाएगा तो ये एफएसएच को एक नेगेटिव फीडबैक दे देगा कि भाई रुक जा, मेरे को और नहीं बढ़ना। या फिर एफएसएच जब सेफ्टी लेवल्स ऊपर चला जाएगा, तब भी एस्ट्रोजन उसको एक नेगेटिव फीडबैक देगा कि भाई रुक जा। ठीक है, ऐसे ये एफएसएच को एक नेगेटिव फीडबैक देता है एस्ट्रोजन। अब जीएसएल पे वापस आता हूँ। इसके अंदर ना दो हॉर्मोन्स और है। एक तो है एंटी मुलेरियन हार्मोन, और एक है इनहिबिन बी। ठीक है, अब इनहिबिन बी क्या कर रहा है? देखो नाम के अंदर ही इनहिबिन है। इनहिबिन किस चीज कर सकते हो तुम इसको? इनहिबिट के साथ। तो ये भी ना एफएसएच को एक नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक एफएसएच को भी। ठीक है, अब आते हैं एंटी मलेरियन हार्मोन पे। ये एक एक्स्ट्रा एज की तरफ तो मान लो, अगर तुमको समझ में आता है तो भी ठीक है, नहीं आता तो ठीक है। मैं एंटी मलेरियन हार्मोन के ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, बस तुमको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ मैं एंटी मलेरियन हार्मोन के बारे में। अगर तुमको याद होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है, नॉलेज इंक्रीज होगी देखो तुम्हारी। ठीक है, अब एंटी मलेरियन हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है ना, इसकी एएमएच की कंसंट्रेशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो हमारे वाइबल सेल्स हैं ओवरी के अंदर। ठीक है, यानी नंबर ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरी। मतलब कि जितने ज्यादा फॉलिकल्स होंगे ना, ये हार्मोन उतना ज्यादा ही बढ़ेगा। अब इसको अगर तुमको अप्लाइड में निकालना है, मतलब अगर तुमको इसको रियल वर्ल्ड में यूज करना है, तो कैसे कर सकते हो तुम? सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सोचो। चलो मैं बताता हूँ। अगर मान लो कोई फीमेल है हमारे पास, जिसकी इसको अच्छा सा हंसता खेलता हम बना लेते हैं। ठीक है, ये है 25 ईयर ओल्ड एक फीमेल। ये अभी हम रिप्रोडक्टिव एज के अंदर ज्यादा बड़ी नहीं हुई है अभी। तो मान लो इसके पास अभी फॉलिकल्स वाइबल है 40,000 फॉलिकल्स। हमको पता है कि एक फीमेल के पास लिमिटेड नंबर ऑफ फॉलिकल्स होते हैं, जो कि कंटिन्यूसली डीजनरेट करते रहते हैं। अगर कैसे करते हैं ये जानने के लिए तुमको गेमेटोजेनेसिस की वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, अब ऐसा तो है नहीं कि फीमेल 25 की रहेगी, कभी ना कभी तो बड़ी होगी ना। तो अब इसकी उम्र हो गई है मान लो 40 ईयर्स। ठीक है, अब इसके अंदर जो फॉलिकल्स थे, उसका जो नंबर है वो तो कम होगा। अब मान लो ये 25,000 या फिर 10,000 जितने भी बचे हों, अब जितने भी बचे हैं ये फॉलिकल्स तो कम तो होंगे ना। अब नंबर कम हो गया तो एएमएच जो है वो भी कम होगा, है ना। ये रिलेटिव भी हो सकता है। मतलब कि अगर हमको किसी के ना, सीधी सीधी बात है, जो एएमएच की कंसंट्रेशन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओवेरियन रिजर्व के, मतलब ओवरी के अंदर कितने रिजर्व एग बचे। ठीक है, उसका एक रफ एस्टिमेट भी होता है रेट। ठीक है, ऐसे आता है साफ। ठीक है, तो अप्लाइड के अंदर हम इसको क्या लिख सकते हैं कि इट गिव्स द बेसिस ऑफ टेस्ट फॉर ओवेरियन रिजर्व। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अब हम चलते हैं एलएच पे। ठीक है, ये हमारा सेकंड हार्मोन आता है एलएच पे। देखो मैं ना थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जैसे एनसीईआरटी में ना, अभी ना ये जो इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे रहा हूँ ना, ये बिट्स के अंदर दे रहा हूँ कि पार्ट्स पार्ट्स के अंदर चल रही है इन्फॉर्मेशन। जब हम इन पार्ट्स को अलाइन करेंगे ना, तब देखना इन्फॉर्मेशन ना कैसे डॉट्स कनेक्ट होगा। अब आगे चलते हैं। देखो, अब जो एलएच है ना, ये क्या करेगा, इसका भी हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। एलएच ना, जो हमने जीएस सेल्स पढ़े हैं ऊपर, ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, ये इन पे एक्ट करेगा और इससे जो है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करवाएगा। हम्म, अब ये प्रोजेस्टेरॉन है, इसका काम क्या है? इसके ना अलग अलग काम है। एक तो ये एंडोमेट्रियम को सपोर्ट करता है, तो इसका सबसे मेन काम।
हमने ऊपर क्या पढ़ा था, वापिस ऊपर चलते हैं, कहाँ गया हमारा, हाँ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का ना ये एक मेन फंक्शन है जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करेगा हमारे, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, मतलब ये एंडोमेट्रियम को ना ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, एंडोमेट्रियम ग्रो कर रही है अपना बल्ब के अंदर, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, ठीक है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन है ना हमारा, ये इस एंडोमेट्रियम जो ग्रो कर रही थी उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको ना गिरने से नहीं, मतलब जैसे मान लो ये ईट, मैं ईंटें रख रहा हूँ एक के ऊपर एक, एक दो तीन चार पाँच, अब मान लो मैं रखता रहूंगा, अगर इनके बीच में कोई सपोर्ट ना हो तो ये गिरने की टेंडेंसी रखेंगे ना। वैसे ही जो प्रोजेस्टेरोन है वो इनके बीच का मसाले की तरह, तुम मान लो इसके बीच में मैंने मसाला भर दिया तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है प्रोजेस्टेरोन, गिर इसको गिरने नहीं देगा। सेम वैसे ही एंडोमेट्रियम की तरह ये एंडोमेट्रियम को सपोर्ट कर रहा है और गिरने से बचा रहा है। अगर मान लो ये प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा और एंडोमेट्रियम को सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो जो एंडोमेट्रियम है वो तो बह जाएगी, और बहने से वजह से क्या होगा, हमको मेंस्ट्रुएशन दिखेगी। मेंस्ट्रुएशन मतलब एक दूसरी एक और टर्म यूज करते हैं, मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस, इसको लेमन के अंदर हम कह सकते हैं ब्लीडिंग, यानी कि पीरियड्स। ओके, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी मैंने ऐसे ही बता दिया फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है। अब दूसरा क्या है, एक तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर दिया है एलेक्स ने, जी जीएसएल से। दूसरा जो हमने ऊपर सेल्स पढ़े थे ना, एक तो ये जीसी सेल हो गया, एक फॉलिकल के अंदर थीका सेल्स भी थे ना, ये थीका सेल्स पे एक्ट करेगा और इससे ईस्ट्रोजन रिलीज करवाएगा, ठीक है। और तीसरा एलिस का काम क्या है, अच्छा तीसरा काम ना बताता हूँ कब होएगा, अभी इसको छोड़ दो, अभी ना इस पे ध्यान दो। ये जो प्रोजेस्टेरोन है ना, इसका एक और काम है कि ना ये क्या करता है, एक तो हमने ये देख ही लिया, दूसरा काम क्या है, ये एलएच और एफएसएच को पॉजिटिव फीडबैक देता है स्टार्टिंग, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक देगा मतलब प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है, ये एलएच को भी बढ़ा रहा है, ठीक है। एलएच बढ़ रहा है, एलएच की कंसंट्रेशन बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, ठीक है। हमने पहले तो क्या देखा था कि ईस्ट्रोजन था, वो भी इसको बढ़ाता है, वो भी बढ़ रहा है, ईस्ट्रोजन यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी एलएच को बढ़ा रहा है ना। तो अब देखो इफेक्टिवली एलएच बढ़ रहा है ना, तो ये एलएच की कंसंट्रेशन बढ़ रही है बहुत ज्यादा, यहाँ से इधर से लेके आओ यारो, एलएच की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई बढ़ती जा रही है। तो अब ये जो एलएच है ना, ये अपने पीक लेवल पे पहुंच जाएगा, जो एकदम से जो रैंडम अपग्रेड जाएगा ना इसके लेवल पे, ये इसको हम एलएच सर्ज कहते हैं, ठीक है। इस सर्च की वजह से क्या होगा, जो हमारा तीसरा फंक्शन है ना एलएच का, वो काम में आएगा। इससे क्या होगा, जो मियोसिस वन थी, जो मियोसिस वन थी, जो अरेस्ट हो रखी थी प्राइमरी oocyte के अंदर, गेमेटोजेनेसिस के अंदर में पड़ा हुआ है, जो प्राइमरी oocyte के अंदर जो डिवीजन होती है वो अरेस्ट हो जाती है। कौन सी स्टेज के अंदर अरेस्टेड रहते हैं ये, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ, एक मिनट, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन में ना अरेस्टेड रहता है। अब ये जो एलएच था ना, ये इस फेज को क्या करेगा, अरेस्टेड से रिज्यूम कर देगा, मतलब ये जो रुकी हुई थी ना स्टेज, ये इसको स्टार्ट कर देगा रिज्यूम, जिसकी वजह से जो हमारा प्राइमरी oocyte था वो अब एक सेकेंडरी oocyte में चेंज हो जाएगा, प्लस एक पोलर बॉडी बनेगी। ये जो पोलर बॉडी है ये बाद में डीजनरेट हो जाती है, ठीक, ठीक है। अब देखो, अब तुम एलिस का काम देख रहे हो, एक तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करा दिया इसने, दूसरा एस्ट्रोजन भी रिलीज करा दिया, तीसरा इसने मियोसिस वन जो है वो जो अरेस्टेड थी उसको रिज्यूम भी करा दिया, ठीक है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन की वजह से और एस्ट्रोजन की वजह से जो इसका लेवल बढ़ा था ना एलएच का, ये इतना बढ़ गया, अब्रप्टली इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से हमने एक एलएच सर्च को ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये जो प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte के अंदर जो चेंज हुआ, जो रिज्यूम हुई है, तो ना एक चीज और हुई है यहाँ पे, जो हमारा फॉलिकल नहीं था, ग्राफिन फॉलिकल, जो हमारा ग्राफिन फॉलिकल है, वो ना इस एलएच सर्ज की वजह से क्या होता है उसमें, बिकॉज ऑफ एलएच सर्ज ग्राफिन फॉलिकल बर्स्ट, ठीक है। जिसकी वजह से ना जो ग्राफिन फॉलिकल है वो
मतलब ये जो खाली ग्राफिन फॉलिकल बच गया, इसके अंदर कुछ नहीं है। और एक हमारे पास सेकेंडरी oocyte आ गया, जिसको हम ओवम भी कहते हैं। ओके, अब ये जो खाली चीज बची है, मरी हुई चीज, इसको हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम। मतलब कॉर्पस लूटियम जो लुट चुका है, इसका वो साइड तो लुट लुट चुका है ना, तो इसलिए हम इसको कॉर्पस लूटियम, मतलब याद करने का तरीका है, इसलिए नहीं कहते। हाँ बस ऐसे याद करने के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, इसको हम कहेंगे कॉर्पस लूटियम। अब ये नई चीज आई है, देखो कॉर्पस लूटियम। अब इसको पढ़ते हैं, ये क्या चीज है। ठीक है, कॉर्पस लूटियम। देखो मैं ना बस लिखता जा रहा हूँ और समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या चल रहा है। अभी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो शायद तुमको समझ में भी आ जाए कि मैं ये सब तुमको क्यों बता रहा हूँ। ओके, तो चलो, कॉर्पस लूटियम। इसके बारे में ना पहले फैक्ट्स देखो, और फिर उन फैक्ट्स के बारे में ना जब हम एनसीईआरटी रीड करेंगे तो तुमको समझ में भी आ जाएगा कि ये फैक्ट्स क्यों है और कैसे हैं, और अभी पढ़ाते पढ़ाते भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला फैक्ट, तो ये फॉर्म्स ऑन डे 14 ऑफ द साइकिल। ठीक है, मतलब ये 14th डे पे बन रहा है। सेकंड, इसकी जो ग्रोथ है ग्राफिन सॉरी कॉर्पस लूटियम की, एंड इट्स एक्टिविटी इज मेंटेन्ड बाय एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये जो एलएच है ना, इस पॉइंट को ना गांठ बांध दो। सेकंड पॉइंट है, ठीक है, इसको ना वैसे लिख दिया, इसको गांठ बांध दो एक तरीके से। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ एटलीस्ट। अब आगे चलते हैं, जो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है, जो कॉर्पस ल्यूटियम की जो मैक्सिमम एक्टिविटी है ना, मैक्सिमम एक्टिविटी, वो 8 days आफ्टर ओव्यूलेशन है, या फिर और डे 22 ऑफ द साइकिल, मतलब ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इससे क्या होगा, जो हमारा लाइफ स्पैन है, अच्छा सॉरी इससे तो कुछ नहीं होगा, ये फोर्थ पॉइंट है। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन है ना, इट इज जनरली 12 टू 16 डेज, और ऑन एवरेज इसको मान लो 14 डेज। ठीक है, 14 डेज को ना हमारे, चलो तुम 12 to 16 छोड़ो, तुम सिर्फ 14 डेज याद रखो, इसका जो लाइफ स्पैन है 14 डेज का। ठीक है, अब हम इसके फंक्शन पे आते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या है। फंक्शन के लिए हम यूज करते हैं कर, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम ना सिक्रीट करता है, सिक्रीट मतलब रिलीज करता है। सेम फिर से तीन चीजें हम करेंगे एज अ फ्लो चार्ट। सबसे पहले तो कॉर्पस ल्यूटियम ना प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन वही है, सपोर्ट एंडोमेट्रियम। दूसरा, ये अभी ना मैंने तुमको वो बताया था ना, जब प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो ये एक नेगेटिव फीडबैक देता है एलएच को। ठीक है, वो भी बता दिया। अब आगे ये एस्ट्रोजन रिलीज करता है, और तीसरा इनहिबिन ए रिलीज करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन, अच्छा अब देखो, इनहिबिन फिर से नाम में क्या आ रहा है, इनहिबिट, कुछ तो इनहिबिट करेगा। एस्ट्रोजन क्या करेगा, ये भी नॉर्मली तो करता है ना स्टिमुलेट, पर अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो ये भी नेगेटिव फीडबैक देगा। अब ये दोनों किसको नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, प्रोजेस्टेरोन भी नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, हाई कंसंट्रेशन, देखो हाई कंसंट्रेशन में दे रहा है एलएच को नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अब देखो, अब एक पते की बात, एकदम अच्छे पते की बात है ये। हम कहाँ थे, वापस चलते हैं। इधर देखो, प्रोजेस्टेरोन इधर इंक्रीज हो रहा है ना, एलएच की वजह से। एस्ट्रोजन भी इंक्रीज हो रहा है, एस्ट्रोजन इंक्रीज हो रहा है तो ये एफएसएच को भी इंक्रीज करेगा एक बार के लिए, पर बाद में नेगेटिव फीडबैक तो देगा, पर अभी के लिए इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज हो रहा है ना, प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है। अब देखो, दो जगह से ना प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन ना हद से ज्यादा हो गई है। तो प्रोजेस्टेरोन मैंने अभी क्या बताया, प्रोजेस्टेरोन इन
high concentration gives a negative feedback to LH। ठीक है। अब अब देखो, अब हमने क्या था, हमने सेकंड पॉइंट पे ना एक गांठ बांधी कि जो उसकी ग्रोथ और एक्टिविटी होती है ना कॉर्पस लुटियम की, ये मेंटेन करता है LH। ठीक है, मतलब LH का होना बहुत जरूरी है कॉर्पस लुटियम की वाइबिलिटी के लिए, मतलब उसके जिंदा रहने के लिए LH का होना बहुत जरूरी है। पर अब क्या हुआ, प्रोजेस्टेरोन तो इतना बढ़ चुका है कि इसने ना LH को नेगेटिव फीडबैक ही दे दिया कि LH भाई तू कम हो जा, कितना बढ़ेगा, है ना। तो क्या हुआ, और हाँ, अब हमारा जो कॉर्पस लुटियम भाई साहब है, ये तो कहते हैं हम, मैं तो LH के बिना जी नहीं सकता। अब LH कम हो गया, कॉर्पस लुटियम जो है वो मर रहा है। थोड़ा हिंदी टच भी दे ही देते हैं। ठीक है, LH कम हुआ, कॉर्पस लुटियम तो डीजनरेट होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो LH है वो कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करके रखता है। अब कॉर्पस लुटियम डीजनरेट होना स्टार्ट हुआ, कॉर्पस लुटियम starts to degenerate. Why? Because progesterone has given negative feedback to it. Negative feedback to luteinizing hormone that contains corpus luteum. ठीक है, अब देखो कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो रहा है, याद करो कॉर्पस लुटियम क्या सिक्रीट कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। ए, बी नहीं है, ये ए वाला है। ठीक है, देखो अब कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो रहा है तो प्रोजेस्टेरोन भी कम हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम कम हो रहा है तो एस्ट्रोजन भी कम रिलीज हो रहा है, ये कम हो रहा है तो एनेबिन भी कम रिलीज हो रहा है। इससे क्या पता लगता है हमको, देखो प्रोजेस्टेरोन का जो मेन फंक्शन है वो क्या था, एंडोमेट्रियम को सपोर्ट करना। पर अब क्या हुआ, प्रोजेस्टेरोन की तो कंसंट्रेशन ही बहुत कम होगी ना, तो एंडोमेट्रियम को अब सपोर्ट कौन करेगा, एंडोमेट्रियम तो बावली है भाई, एंडोमेट्रियम बावली है प्रोजेस्टेरोन के पीछे। प्रोजेस्टेरोन नहीं रहा तो एंडोमेट्रियम भी नहीं रहेगी, तो एंडोमेट्रियम कहेगी भाई मैं तो ढहली, मैं नहीं कर रही। वही है ना, जो मैंने ईंटों की दीवार बनाई थी उसके अंदर से मसाला हटा दिया तो इसकी दीवार तो गिर जाएगी। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि एंडोमेट्रियम को सपोर्ट किया, एंडोमेट्रियम सपोर्ट गेट्स वैनिश्ड और कैंसल्ड आउट, या जो भी है, मेरे को इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं है। ठीक है, समझाने के लिए बता देता हूँ। प्रोजेस्टेरोन कम हो गया जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम गेट्स शेड, या फिर जो मेंसेस है हमारी फीमेल के अंदर, तो मेंसेस यानी ब्लीडिंग, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब एस्ट्रोजन कम हो गया तो ये क्या करेगा, एफएसएच को एक सिग्नल देगा कि भाई मैं कम हो रहा हूँ, कम हो रहा हूँ, मेरे को बढ़ा बढ़ा। ठीक है, तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, एफएसएच की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। इनहिबिन कम हो रहा है, इनहिबिन भी एफएसएच को क्या कर रहा था, ये डिक्रीज कर रहा था ना, नेगेटिव फीडबैक दे रहा था, पर इनहिबिन कम हो गया तो ये भी एफएसएच को बढ़ा देगा, क्योंकि ये तो इनवर्स है ना, इसका इनवर्स का रेशियो है, इसका मतलब रेशियो नहीं, इनवर्स का रिलेशन है ना इनहिबिन का एफएसएच के साथ। ठीक है, तो ये दोनों अब एफएसएच को बढ़ा देंगे। ठीक है, एफएसएच बढ़ेगा तो ये ग्राफ, ये हमारा किस पे, जीएस सेल्स पे एक्ट करेगा वापस से, सॉरी जीसी सेल्स पे, यानी ग्रैन्युलोसा सेल्स पे, ग्रैन्युलोसा सेल्स पे एक्ट करेगा तो अगेन ईस्ट्रोजन रिलीज होगा, है ना। अब ईस्ट्रोजन रिलीज होगा तो प्रोलिफरेशन होगी किसकी, प्रोलिफरेशन स्टार्ट्स ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी, अब इसको ना एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, प्रोलिफरेशन स्टार्ट होगी साथ में, तो हमारी जो नई साइकिल है, न्यू साइकिल बिगिंस। ठीक है, वो एक तरीके से ओवरव्यू आया थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे काम करती है। चलो, अब ना हम कॉर्पस ल्यूटेम पे वापस आते हैं। इसके अंदर मैंने तुमको क्या बताया था कि जो इसका लाइफ स्पैन है ना वो 14 डेज का। अब
किसी अगर किसी चीज की लाइफ स्पैन अगर जितनी है, मान लो अगर कोई गाड़ी है, जैसे अब जैसे नया रूल आया ना दिल्ली के अंदर कि तुम 10 साल से पुरानी गाड़ी डीजल की चला नहीं सकते, तो उसकी लाइफ ही 10 साल होगी ना, तुम उससे ज्यादा चला नहीं सकते। या वैसे मैं एग्जाम्पल गलत दे रहा हूँ, मेरे को ये नहीं देना चाहिए क्योंकि चलाने वाला तो चलाता ही है ना। मान लो कोई क्या ही बताऊं, एग्जाम्पल्स का मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बताऊं। पर यार तुम समझ रहे हो ना, किसी भी चीज की अगर एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, कि हम ह्यूमंस को ही ले लो, कि किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन की एक लाइफ है, ये इससे ज्यादा तो अपनी वैलिडिटी वैलिडिटी से ज्यादा तो नहीं जिएगा ना। वही इसके साथ है, ये 14 दिन से ज्यादा जी ही नहीं सकता, मतलब इसको खत्म ही होना है 14 दिन के बाद। अनटिल एंड अनटिल अनलेस देयर इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, वो मैं तुमको फर्टिलाइजेशन की वीडियो में बताऊंगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी थोड़ी, मतलब इसको सपोर्ट करने के लिए ना वो आ जाएगा, HCG आ जाएगा। ठीक है, पर अभी फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, हम फर्टिलाइजेशन तक तो पहुंचे ही नहीं ना अभी, हम तो मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहे हैं। तो प्रेगनेंसी तो हुई नहीं, मतलब फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, तो इसकी लाइफ जो है वो 14 दिन तक ही रहेगी। तो ये 14 दिन के बाद डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ना सिग्निफिकेंस तुमको ना चार्ट के अंदर पता लगेगा जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा। ठीक है, अभी और कुछ तो नहीं रहता है, बस एक बार मैं देख लेता हूँ। ओके, तो ना, अरे हाँ, एक चीज रह गई, प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन रह गया थोड़ा। देखो, एंडोमेट्रियम के अंदर ही था कि ना मेंसेस होगी। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरोन का एक और फंक्शन बताता हूँ, एक्स्ट्रा एज के अंदर ही है, मतलब अगर नॉलेज के लिए है वो थोड़ा, अगर तुमको अच्छा लगे तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगे तो भूल जाना। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन है ना, इट इज अ स्मूथ मसल रिलैक्सन। स्मूथ मसल रिलैक्सन मतलब देखो, सबसे पहले तो स्मूथ मसल क्या होती है। स्मूथ मसल ना इनवॉलेंट्री मसल्स होती है हमारी। अब तुम कहोगे इनवॉलेंट्री मसल मतलब, इनवॉलेंट्री मसल मतलब जिसके अंदर ना मतलब जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते खुद से। जैसे तुम्हारा ना हाथ है, ये तुम्हारी छोटी छोटी उंगलियां, अच्छी बात है। तुम ना हाथ को अपने आगे पीछे कंट्रोल कर सकते हो ना, तुम इसको फोल्ड कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, फ्लेक्स कर सकते हो, है ना। पर जो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं तुम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जैसे तुम्हारा स्टमक है, ठीक है, स्टमक स्टमक की जो मसल्स है तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो नहीं, उसको जब गुड़गुड़ करना होगा वो तो करेगा ही। ठीक है, सेकंड, तुम्हारा जो ब्लैडर है ना, ब्लैडर को जब कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तब तुम सुसु जाते हो। ठीक है, तुम उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम, हाँ, तुम बाहर वाले जो तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर का जो स्फिंक्टर होता है ना, तुम उसको कंट्रोल करते हो, जिसकी वजह से तुम सुसु रोक पाते हो। जो ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा ना वो तो करेगा ही। ठीक है, अब वैसे ही जो इनवॉल मतलब कहने का मतलब है, जो इनवॉलेंट्री मसल्स है ना, वो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, उनको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। अब रिलैक्सेंट का मतलब क्या है, ये जो प्रोजेस्टेरोन है ना, ये एक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, मतलब ये जो स्मूथ मसल्स है ना इनको रिलैक्स करके रखता है। रिलैक्स करने का मतलब कि मतलब एक ये मसल है, ये मतलब दो मसल्स हैं, ये तो है कॉन्ट्रैक्टेड, कि ये अपने फेस के अंदर ना कॉन्ट्रैक्टेड, अपने लेंथ से करना है। ये रिलैक्स्ड है, की फैली हुई है। ठीक है, इसके अंदर कोई वो नहीं है, ज्यादा ज्यादा टोन नहीं है, ये हल्की रिलैक्स्ड है। इसके अंदर टोन बहुत ज्यादा है, तुम इसको फील करोगे ना तो ये टाइट होगी, ये लूज है। ठीक है, वही वाली बात, मतलब इसको जो स्मूथ मसल है ना उसको रिलैक्स कर देता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो तो डीजनरेट हो गया, है ना, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो ये डीजनरेट हुआ, इसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन भी कम हो गया। प्रोजेस्टेरोन कम हो गया, तो ये जो स्मूथ मसल को रिलैक्स करके रख रहा था। अच्छा, अब स्मूथ मसल कौन सी है, यहाँ पे यूट्रस की मसल की बात हो रही है। यूट्रस के अंदर कौन सी स्मूथ मसल होती है, मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम ना मिडल लेयर होती है यूट्रस की। अगेन तुमको यूट्रस की लेयर्स के बारे में पढ़ना है तो तुमको एनाटॉमी की वीडियो देख। ठीक है, स्मूथ मसल कौन सी है, मायोमेट्रियम। ठीक है, ये इसको मायोमेट्रियम को रिलैक्स करके रखता है। ओके, अब प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन कम हुई, तो ये स्मूथ मसल को जो रिलैक्स कर रहा था वो इफेक्ट हट गया रिलैक्सेंट वाला, तो अब रिलैक्स नहीं होगी, जिसकी वजह से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी।
और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फीमेल है उसको अपने एब्डोमेन में पेन फील होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पीरियड पेन इन लेमन टर्म्स। ये है पेन होने का रीजन, ठीक है, समझ में आया? चलो, या फिर इसको थोड़ा और अच्छे से बोलना है तो हमको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है, राइट, कॉन्ट्रैक्शंस ड्यू टू लो concentration of progesterone as it is a smooth muscle relaxer। ओके, अब ना हम ट्राई करते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम को समझने की। हमने ना अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मगअप करी है, अपने दिमाग में बैठाई है, घोड़े दौड़ाए अपने दिमाग के। अब ट्राई करते हैं इसको समझने की, ठीक है। तो देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, जो ब्रीडिंग होती है ना वो डे 1 से स्टार्ट होती है और 3 to 5 डेज तक चलती है ना। तो ये जो ब्रीडिंग की स्टार्टिंग डे है, यही हमारी मेंस्ट्रुएशन का डे 1, यहाँ से हमारी साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है। हम ना एफएसएच के लेवल को ना यहाँ से लेना स्टार्ट करेंगे थोड़ा, ठीक है। क्यों लेंगे ये आगे जब एंडिंग में आएंगे ना तब पता लग जाएगा, ठीक है। और एक और बात मैं तुमको एक एक्स्ट्रा बात बताता हूँ, ये ना जो प्रोजेस्टेरोन होता है ना वो हल्का हल्का ना ब्लड में रहता ही है, हल्का हल्का सिक्रीट होता रहता है, जो कि एक पॉजिटिव फीडबैक देता है एलएच एंड एफएसएच में, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एज बात है जो हल्का हल्का सा रहता है, मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, ठीक है, जो कि हल्का हल्का इनको पॉजिटिव फीडबैक देता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, चलो देखो, सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन से देखते हैं कि प्रोजेस्टेरोन के ना लेवल कम है बहुत, है, पर लेवल कम है, जिसकी वजह से हमारी मेंसेस स्टार्ट हुई, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है वो एंडोमेट्रियम को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब जब एंडो अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं एंडोमेट्रियम में, सॉरी, हाँ पेन ले रहा था। अब जैसे हम एंडोमेट्रियम में ना धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो तुम देखो कि ना प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो रही है, मतलब कि ना बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है, एंडोमेट्रियम की बिल्ड हो रही है धीरे धीरे। अब ये कैसे बिल्ड हो रही है, मैंने तुमको बताया था कि जो एफएसएच है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज होएगा। देखो इंक्रीज हो रहा है ना, ये तो रेडी हो गया, चेंज करते हैं कल का दिन। देखो ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है ना एफएसएच की लेवल। अब एफएसएच इंक्रीज करेगा तो एफएसएच क्या करेगा, जो फॉलिकल है हमारे इसके ऊपर एक्ट करेगा और फॉलिकल से क्या निकलेगा, ईस्ट्रोजन, ठीक है। अब ईस्ट्रोजन जो क्या है, अब ईस्ट्रोजन का काम क्या है, वो एंडोमेट्रियम पे एक्ट करेगा और प्रोलिफरेट करेगा, इसलिए इस फर्स्ट फेज को हम कहेंगे प्रोलिफरेटिव फेज, जो कि कब तक रहेगी, हमारे 5th डे से लेके 14th डे तक स्टार्ट, 14th डे, ओके, ठीक है। अब देखो मैंने तुमको एक बात बताई थी कि जो ईस्ट्रोजन है ना उसकी एक पीक आती है, उस पीक पे क्या होगा, ये मैक्सिमम लेवल है, ये भी एलएच पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से एलएच का लेवल इंक्रीज करेंगे, है ना। और प्रोजेस्टेरोन देखो धीरे धीरे, प्रोजेस्टेरोन देखो धीरे धीरे यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, एलएच और एफएसएच दोनों को एक पॉजिटिव फीडबैक भी देगा, है ना, हमने पढ़ा ना अभी थोड़ी देर पहले कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो एलएच और एफएसएच को एक पॉजिटिव फीडबैक देता है ना। अब देखो, अब ये फर्स्ट कंडीशन एंड प्रोजेस्टेरोन की सेकंड कंडीशन, ये दोनों मिलके एलएच को बढ़ा रहे हैं, एक अपने पीक लेवल पे लेके आ रहे हैं। एक मिनट क्या हो गया, हाँ, अब इसको अपने पीक लेवल पे लेके आ गए, इस पीक लेवल को हम कहेंगे एलएच सर्ज, ठीक है। और जो एफएसएच है वो भी अपने एक बार मैक्सिमम लेवल पे है। इस मैक्सिमम लेवल के बाद क्या होगा, जो ईस्ट्रोजन है ना वो यहाँ पे इसको नेगेटिव फीडबैक देना स्टार्ट कर देगा कि भाई एफएसएच रुक जा, और ईस्ट्रोजन यहाँ पे भी नेगेटिव फीडबैक देगा और प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे भी इसको नेगेटिव फीडबैक देगा कि भाई तू भी रुक जा थोड़ा सा, ओके।
ये थोड़े से एरो मिटा देते हैं, ज्यादा होगा, कुछ कुछ सोच रही है। ठीक है, एलएच सर्च तक हम आ गए। ओके, अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखो अब हमने पढ़ा था जो एलएच सर्च है ना, उसका मेनली क्या काम है, वो मेनली फॉलिकल पे एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से जो हमारा oocyte है, जो सेकेंडरी oocyte है, सॉरी जो प्राइमरी oocyte है, वो एक तो सेकेंडरी oocyte में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि एलएच क्या काम करता है, जो हमारी अरेस्टेड फेज थी ना प्रोफेज वन की डिप्लोटिन, अरेस्टेड प्रोफेज वन, वो रिज्यूम हो गई है ना, याद करो, रिज्यूम हो गई थी, जिसकी वजह से प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में चेंज हो गया। दूसरा, जो हमारी मियोसिस मियोसिस जो अरेस्टेड थी, मतलब रिज्यूम तो हुई है ना, तो एक से एक तो oocyte बना और एक दूसरी पोलर बॉडी बनी है। दूसरा, हमारा ओव्यूलेशन भी हुआ है, ठीक है, एलएच सर्च की वजह से, एलएच सर्च की वजह से ओव्यूलेशन इज ड्यू टू एलएच सर्च। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे हमारी ओव्यूलेशन भी होगी। अब ये एलएच वापस से धीरे धीरे नीचे आएगा, एफएसएच भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, आपकी नॉर्मल लेवल्स पे आ रही है। ठीक है, अब तुम ये सोचोगे कि ये जो ईस्ट्रोजन है ना, ये एकदम से डिप क्यों खाया? ठीक है, अब देखो ग्राफिन फॉलिकल ना यहाँ पे अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा था, यहाँ पे ईस्ट्रोजन बनाया जा रहा था, बनाया जा रहा था, बनाया जा रहा था, पर जब यहाँ पे ना ये अलग हुआ ना, तब अचानक से ना एक ईस्ट्रोजन में डिप आ, एक टेम्पररी डिप है, ठीक है, पर ये वापस से ऊपर चला गया। अब ये जो टेम्पररी डिप आया था ना, इसके बाद ईस्ट्रोजन वापस ऊपर जा रहा है, और देखो प्रोजेस्टेरोन भी वापस ऊपर जा रहा है। सोचो सोचो क्यों जा रहा है? हमने क्या देखा था कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये भी यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर रहा है अपने साइज में, और जो इसका मैक्सिमम साइज है, ये अटेन कर लेता है कब? डे 8 days आफ्टर ओव्यूलेशन, या फिर डे 22 ऑफ द साइकिल। अब इसको वापस नीचे नीचे लेके जाते हैं, देखो 22 के आसपास आ रहा है थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा आ गया टेढ़ा, पर ठीक है, 22 days के ऊपर ये अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी अचीव कर लेता है, और ये इसका मैक्सिमम साइज है। ठीक है, जब इसके ऊपर क्या करेगा ये ईस्ट्रोजन, ओ सॉरी, ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों को सिक्रीट कर रहा है बहुत ज्यादा ना, दोनों सिक्रीट हो रहे हैं ना इससे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो ये वापस से वही लेवल पे आ गया, वापस हाई लेवल पे। ठीक है, अब मैंने तुमको एक बात बताई थी कि जो प्रोजेस्टेरॉन है, जो प्रोजेस्टेरॉन है, इसके ना हाई लेवल क्या करते हैं, एलएच को एक नेगेटिव फीडबैक देते हैं, है ना, बताया था ना। तो क्या होगा, अब प्रोजेस्टेरॉन जाके एलएच को एक फिर से नेगेटिव फीडबैक देगा। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है, ये एलएच पे जाएगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, जिसकी वजह से जो एलएच है वो वापस से डिप करना स्टार्ट कर जाएगा। रेड पेन से देखते हैं, जो एलएच है वो वापस से डिप करना स्टार्ट कर गया, है ना। सेम एफएसएच के साथ भी है, एफएसएच भी डिप कर जाएगा। देखो एफएसएच क्यों डिप मार रहा है, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन है ना, यहाँ पे ये जो ईस्ट्रोजन है, ये भी तो ज्यादा है ना, ये भी एफएसएच को एक नेगेटिव फीडबैक दे देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यहाँ पे जो एफएसएच इंक्रीज हुआ है ना, वो कॉर्पस ल्यूटेम की वजह से हुआ। ये जो ईस्ट्रोजन दे रहा था अपने, जो यहाँ पे कम था ना, तो पहले इंक्रीज हुआ, फिर बाद में यहाँ पे आते आते वापस से डिक्रीज हो गया। क्या, दोबारा बताता हूँ। देखो, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा हुआ है, ईस्ट्रोजन भी बढ़ा हुआ है। प्रोजेस्टेरॉन जब ज्यादा अमाउंट में चला जाएगा, तो कॉर्पस ल्यूटेम को एक नेगेटिव फीडबैक देगा, इन हाई, जो कि सॉरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को एक नेगेटिव फीडबैक देगा, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करने लग जाएगा। इस डीजेनरेशन की वजह से जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है वो भी डिप खाएगा, और एस्ट्रोजन है वो भी डिप खाएगा। ठीक है, अब याद करो, जब एस्ट्रोजन डिप करेगा और प्रोजेस्टेरॉन जब डिप करेगा, पहले एस्ट्रोजन का देखते हैं। जब एस्ट्रोजन डिप करेगा तो हमने नीचे क्या पढ़ा था, चलते 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 कहाँ गया। देखो, जब एस्ट्रोजन डिप कर रहा है, तो एफएसएच इंक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि एफएसएच बढ़ा रहा है, कि एफएसएच चाहता है कि एस्ट्रोजन बढ़ेगा, एफएसएच बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन पे काम कर, ग्राफियन सेल्स पे काम करेगा, और एस्ट्रोजन जो है वो बढ़ जाएगा।
कैसे? क्योंकि ग्राफिन सेल्स पे काम किया, एस्ट्रोजन रिलीज हुआ, जिससे हमारी दोबारा प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि एक नई साइकिल स्टार्ट करेगी। सेम हम डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर वापस, है ना। देखो हमारा एस्ट्रोजन कम हुआ, एफएसएच यहाँ से थोड़ा स्टार्ट हुआ बढ़ना, ठीक है, वापस से लेवल पे आया ताकि एस्ट्रोजन बढ़े। पर अब देखो, अब आते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम पे। कॉर्पस ल्यूटियम पे साल पहले इतना था, फिर बढ़ रहा है, फिर और बढ़ा, और फिर बाद में ये मैक्सिमम पे आ गया, है ना। अपने कॉर्पस ल्यूटियम अपने मैक्सिमम साइज पे कम होता है जब वो डे 22 ऑफ साइकिल या फिर 8 days आफ्टर ओव्यूलेशन। ओके, अब जब मैक्सिमम साइज पे होगा तो प्रोजेस्टेरोन भी अपने मैक्सिमम पे होएगा और एस्ट्रोजन भी अपने मैक्सिमम पे होएगा। देखो साइकिल में हमको दिख रहा है वापस। कॉर्पस ल्यूटियम में तो पहले इनको रिलीज करा था ना, तो ये पहले बड़े भी हैं, फिर बाद में एक मैक्सिमम लेवल तक आए भी हैं, है ना। अब हमने क्या देखा था कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करता है, इन हाई कंसंट्रेशन एलएच को एक नेगेटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से एलएच ड्रॉप कर जाएगा। एलएच ड्रॉप करेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट करने लगेगा, है ना। और कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, है ना। यही चल रहा है ना ऊपर डायग्राम में। प्रोजेस्टेरोन कम होएगा तो हमारी एंडोमेट्रियम सपोर्ट हट जाएगा, तो जैसे वो ब्लीडिंग शो होएगी। ओके, अगेन ईस्ट्रोजन में क्या था, ईस्ट्रोजन कम हुआ तो एफएसएच इंक्रीज होगा। एफएसएच क्यों इंक्रीज होगा, वो जीसी सेल्स पे काम करेगा, जिसकी वजह से हमको क्या मिलेगा, ईस्ट्रोजन फिर से मिलेगा, है ना। ईस्ट्रोजन फिर से इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। चलो वापस से देखते हैं, है ना। तो यहाँ से हमारा ईस्ट्रोजन डिप कर रहा है, डिप कर रहा है, डिप कर रहा है, डिप कर रहा है, हमारा एफएसएच वापस से वहां से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। देखो नई साइकिल ना हम यहाँ से स्टार्ट कर दें, मतलब स्टार्ट तो वैसे यहाँ से हुई है, ये मेंसेस की स्टार्टिंग है, मैं एफएसएच की स्टार्टिंग यहाँ से कर रहा हूँ कि एफएसएच ने स्टार्टिंग से दोबारा से इसको प्रोलिफरेशन करना स्टार्ट कर दिया। ओके, और जो एलएच है वो यहाँ से डिप खाना दोबारा स्टार्ट कर रहा है। एलएच यहाँ से फिर से डिप कर रहा है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर रहा है ना, डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, सो अब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एक मिनट, एनसीईआरटी पढ़ने से पहले ये तो रहेगा ना, ल्यूटियल फेज। ये जो सेकंड फेज है इसको ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है ना यहाँ पे सिक्रीशंस कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब एंडोमेट्रियम सिक्रीट करती है यहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से इसको सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं, ठीक है। और ये चलती है 14 डेज से लेके 28 या 29 डेज तक। अच्छा मैंने तुमको एक बात बताई थी याद हो, कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, कॉर्पस ल्यूटियम, इसकी मैंने तुमको लाइफ स्पैन बताया था 14 डेज का, है ना। वैसे तो 12 से 16 दिन है, पर तुम याद रखने के लिए 14 डेज रखो, ठीक है, एवरेज में बीच में। तो अब किसी के लाइफ स्पैन को तुम चेंज नहीं कर सकते, है ना। यहाँ से मान लो ओव्यूलेशन हुई, ओव्यूलेशन, और ये है हमारा एंड ऑफ साइकिल। अब यहाँ पे ना कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो रहा है, डिजनरेट हो रहा है कंप्लीटली, ठीक है। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 14 डेज है। तो ये जो साइकिल है, ये जो साइकिल का ये वाला जो इवेंट है, ये वाला जो फेज है, ये पक्का है ना कि ये 14 डेज का ही होगा, इससे कम ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर हमको ना ओव्यूलेशन की डेट निकालनी हो कि किसी फीमेल ने कब ओव्यूलेट किया, तो ना हम उसके लास्ट मेंस्ट्रुअल डे जो उसका स्टार्ट हुआ था, क्योंकि देखो जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तभी तो उसका फर्स्ट फर्स्ट डे होता है ना। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल डे जब स्टार्ट हुआ -14 कर देंगे ना, तो उसका हम ओव्यूलेशन पता लगा सकते हैं कि वो ओव्यूलेशन वाली कौन सी डे, ठीक है। हम फर्स्ट डे से नहीं कर सकते कि यहाँ से 14 डेज निकाल लो, क्योंकि ये वाली जो फेज है ना, ये डिफरेंट होती है, हर किसी भी इंडिविजुअल के लिए ना अलग अलग हो सकती है। पर ये जो है, ये जो फेज है लाइफ साइकिल का इसका, ये 14 डेज ही रहेगा, क्योंकि उसकी लाइफ ही 14 है ना, मतलब 14 डेज की लाइफ है उसकी। इसलिए तो हम जब ओव्यूलेशन देखेंगे ना, तो हम लास्ट वाले डे से देखेंगे कि एंड ऑफ साइकिल डे से। ओके, चलो अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं।
One ovum is released during the middle of each menstrual cycle. मतलब हर menstrual cycle के बीच में एक ovulation होती है जिसके अंदर एक ओवम रिलीज होता है, ठीक है, 14 days पे जो रही इसको हम ओवुलेटरी फेज कहते हैं यहाँ पे यूज, ठीक है। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 2.9। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। स्टार्ट कब होती है? मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होती है जिसके अंदर हमको ब्लीडिंग देखने को मिलती है जो कि 3 से 5 days तक होती है, ठीक है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो results due to the breakdown of endometrial lining of the uterus। यूट्रस की जो endometrial lining है उसकी रप्चर की वजह से, उसके ब्रेकडाउन की वजह से हमको menstrual flow देखने को मिलता है। And with blood vessels which forms liquid that comes out through the vagina, जो कि वजाना के बाहर निकल जाता है, ठीक है। menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized। जो ब्लीडिंग है वो तभी होगी जब जो ओवम है हमारा वो फर्टिलाइज नहीं होगा। अब ऐसा क्यों है? इसके लिए ना हमको इसके लिए हमको फर्टिलाइजेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए हम नई वीडियो बनाएंगे बाद में। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर किसी के मेंसेस नहीं आ रहे हैं या फिर किसी की ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ब्लीडिंग एब्सेंट है, तो ये एक चांस हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो या फिर वो फीमेल प्रेगनेंसी उसने कंसीव कर ली हो, ठीक है। However, it may also be caused due to other underlying causes like stress and poor health। अब ये भी है कि ना जरूरी नहीं है, ये मैंने भी कहा ना कि मेनली ऐसा हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो, पर जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। क्योंकि ये जो मेंसेस जो स्टॉप होती है, मैं उसको अगर मेंसेस नहीं आ रही है तो वो ना स्ट्रेस और पुअर हेल्थ की वजह से भी हो सकता है कि उसको ज्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो खाना अच्छे से नहीं खा रही, किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच रही है, स्ट्रेस ले रही है। एंड देयर कैन बी मेनी रीजंस, यू नो। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। जो हमारी दूसरी फेज है वो फॉलिकुलर फेज है, ये यहाँ पर, ठीक है। इसको हम फॉलिकुलर फेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्रो कर रहा है टू बिकम अ मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, ओके। साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम है वो के यूट्रस के अंदर रीजनरेट कर रही है थ्रू प्रोलिफरेशन, जिसको हम प्रोलिफरेशन फेज भी कह सकते हैं। These changes in the ovary and the uterus are induced by the changes in the level of pituitary and ovarian hormones। ये जो साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं यूट्रस के अंदर, ठीक है, और ओवरी के अंदर, ये ओवेरियन हॉर्मोन्स और पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के लेवल्स की वजह से हो रहे हैं कि उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, ओके। The secretion of gonadotropins LH and FSH increases gradually during the follicular phase and simultaneously follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicles। मतलब कि जो सिक्रीशन है एलएच एंड एफएसएच का ये बढ़ता रहता है ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, और जिसकी वजह से ये स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। मतलब जो मैंने बताया था ना, जो फॉलिकल है वो हमारा एस्ट्रोजन रिलीज करवाता है। Both LH and FSH attains a peak level in the middle of the cycle about the 14th day, ठीक है। जो 14th डे है ना उस पे ना ये दोनों अपने पीक अटेन कर लेते हैं, मैंने बताया ऊपर, हमने देखा भी है, ठीक है। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल इज कॉल्ड द LH सर्ज। अब LH सर्ज मैंने तुमको बता भी दिया क्यों होती है और वो करती भी क्या है, ये भी हम देख लिया है ना। induces rupture of the graphene follicle and thereby release ovum ovulation। जिस LSH की जैसे हमको ओवुलेशन देखने को मिलती है और जो ग्राफीन फॉलिकल है वो रप्चर भी हो जाता है, जो कि हमको बना के देता है कॉर्पस लुटियम, ठीक है। अच्छा, अब ये बता रहा है कि जो दूसरी फेज है फॉलिकुलर फेज और ओवुलेशन के बाद वो है लुटियल फेज, ठीक है, जिसके अंदर जो है ग्राफीन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होता है कॉर्पस लुटियम। Corpus luteum secretes large amounts of progesterone which is essential for the maintenance of endometrium। जो corpus luteum है वो progesterone रिलीज करवाता है जो हेल्प करता है एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस में। अच्छा, तुम याद रखना, मैंने तुमको बताया कि ना जो जीसी ग्रैनुलोसा सेल्स है वो प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करते हैं ना। पर तुम अपने लेवल पे याद रखो कि जो कॉर्पस लुटियम है ना वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ठीक है। फिर तुम्हारे क्वेश्चंस ना इसी से सॉल्व होंगे कि कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ठीक है। सच एज एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। मतलब जो एंडोमेट्रियम है ना जो प्रोलिफरेटेड है, बल्कि है, वो नेसेसरी है इम्प्लांटेशन के लिए ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
all events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation during, जब प्रेगनेंसी होती है तब menstrual cycle stop हो जाती है और ऐसे कोई भी इवेंट नहीं होते और ना ही menstruation हमको देखने को मिलती है. In the absence of the fertilization, the corpus luteum degenerates, corpus luteum खत्म हो जाता है. This causes disintegration of the endometrium leading to menses, जिसकी वजह से हमको menstruation देखने को मिलती है, marking a new cycle. In human beings, menstrual cycle ceases around 50 years. 50 साल की उम्र के अंदर लगभग जो menstrual cycle है वो खत्म हो जाती है and that is known as menopause. ठीक है. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. जो एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज है वो मेनार्की और मेनोपॉज के बीच के ड्यूरेशन को कहते हैं. ठीक है. और ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है ये एक इंडिकेटर है हेल्दी रिप्रोडक्टिव एज का. ओके, थैंक यू. आई होप तुम सबको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा एंड आई होप कि तुम लिख भी रहे होगे मेरे साथ साथ. वरना डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर तुमको इन सब के नोट्स चाहिए तो अलग से. आई विल प्रोवाइड you with the notes. And if you have any questions, so please do let me know in the comments. Thank you. Please like and subscribe.